मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है। और पूछे ना और सवाल। आप लोकतंत्र को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत डेथ बाय 1000 कट्स। जो पत्रकार है और जो मुख्य धारा में जो पत्रकारिता है आज अत्यंत कमजोर हो गए। और जो एक वोट के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लोकसभा में आया, अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट में हार गया और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी लोग हमें बहुत पसंद करते थे। जब आपने 2G पे केस किया, वारे वाह, आपने क्या किया, कैसा खोजी पत्रकार है, शानदार काम करे ये। उसके बाद तो मैं कांग्रेसी बन गया 2014 के बाद। अभी नहीं है हमारे साथ, मनमोहन जी के साथ हमारा एक बार नहीं 4 बार हमने इंटरव्यू किया। 94 साल हो गया उसको, मैंने सारे सवाल किया, सारे सवाल का जवाब उन्होंने दिया। मैंने अडानी जी को मिला एक बार नहीं 2 बार। अच्छा, हाँ, टेलीफोन में भी बात किया। क्या हमारी बातचीत हुआ ये हम नहीं बताएंगे। 2014 का लोकसभा चुनाव में मोदी जी उनका हवाई जहाज में पूरा, सुधीर चौधरी आप जानते हैं ना उसको, कुछ हफ्तों उनको तिहाड़ जेल के अंदर जाना पड़ा। मंत्री भ्रष्ट है या उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, आप उनका अनुमति लेके लिखेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया। कनाडा का नागरिक है मगर भारतवर्ष में आयकर देते हैं। 145 करोड़ लोग, उनमें चाइल्ड भी बहुत सारे हैं। और 120 करोड़ सिम है। लोग कहते हैं मोदी जी का एक जुड़वा भाई की तरह है वो। कार्विंग अप ए बिजनेस एम्पायर थ्रू टैक्स हेवंस। और पेगासस ऐसा एक खतरनाक एक सॉफ्टवेयर है, मैलवेयर है, वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का न्यूक्लियर बॉम्ब। किस तरह से ये फेसबुक जो सरकार में है उनके लिए हथियार बन गया। ये सब सार्वजनिक हुआ है जिस दिन दैनिक भास्कर अखबार के दफ्तर में आयकर विभाग और अलग अलग केंद्र सरकार का एजेंसी ने छापा लगाया। संजीव भट्ट जो पुलिस ऑफिसर थे, जो आजीवन कारागार में हैं आज। ये पेगासस बड़ा खतरनाक चीज़ है। झारखंड का एक पत्रकार रुपेश, वो आज भी जेल के अंदर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो आज तक मोदी जी नहीं किया। मेरी बीवी और मेरी बेटी, मैं बहुत डरता हूँ उन लोगों से। मैं मोदी जी और अमित शाह जी में डरता नहीं हूँ। दूषित शहर में बिताया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। सिर्फ परिवेश दूषित नहीं है, लोगों का मन भी दूषित है दिल्ली में। अघोषित एक आपातकालीन स्थिति चल रही पिछले 11 साल, साढ़े 11 साल। उस समय का आपातकालीन समय तो क्या धीरूभाई अंबानी का विदेश में उनका संपत्ति कहां से कहां गया। दोस्तों नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और डीएनएम पॉडकास्ट में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो देश के जाने माने पत्रकार हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में वो काम कर चुके हैं। परंजय गुहा ठाकुरता वैसे तो बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में उन्होंने पत्रकारिता की। और दिल्ली में पत्रकारिता उन्होंने इस वजह से की क्योंकि इंदिरा गांधी को लेकर के उनका कुछ विवाद हो गया था। आज हम लखनऊ वो दौरे पर आए थे, तो आज हम उनसे बात करेंगे उनकी पत्रकारिता पर और उनके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर। ये पहले तो पत्रकार मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनके फ़ोन में भी पेगासस डाला गया था और इसको लेकर के ठाकुरता गए थे सुप्रीम कोर्ट। आपका स्वागत है। आपके सारे दर्शक को मैं नमस्कार देना चाहता हूँ। देवकी नंदन मिश्रा जी, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आपने बुलाया। शुरू करने के पहले 2-3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। जी, मेरा मातृभाषा बांग्ला है और मेरा जिंदगी के आधा से ज़्यादा समय मैंने भारतवर्ष के सबसे दूषित शहर में बिताया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। सिर्फ परिवेश दूषित नहीं है, लोगों का मन भी दूषित है दिल्ली में। आपका खुला हवा लखनऊ में आ गया मैं। दूसरी बात है, मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, मेरा आखिरी 2 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 75 से 77 आपातकालीन समय एक ही समय में था। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स डिग्री MA करने के बाद हमारे सामने बहुत रास्ता थे। तो
इंदिरा गांधी के लिए मैं पत्रकार, और इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी का भी एक थोड़ा बहुत भूमिका भी था इसमें। वो कैसे? वो कैसे? वो दोनों देश चला रहे थे। आज कहानी और कुछ है। अघोषित एक आपातकालीन स्थिति चल रही पिछले 11 साल, साढ़े 11 साल। उस समय का आपातकालीन समय तो क्या 21 महीना था, जून 75 से मार्च 77, मगर 19 महीना के बाद जो कारागार के पीछे थे बहुत सारे, इंदिरा गांधी का जो विरोध किया था, इसमें पत्रकार भी बहुत सारे थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ा था, इसीलिए तो इसीलिए आप पत्रकारिता में आए? हाँ, क्योंकि मेरा उम्र कम था, मेरा उम्र 22 साल था। पहला बार मैंने वोट दिया, उस समय 18 साल नहीं था, 21 साल था, तो मैंने वोट दिया। तो उस समय मैं एक तरह से मेरा भारतवर्ष के राजनीति, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का माने मतलब क्या है, एक तरह से उस उम्र में वो जागरूकता आया था। इससे पहले हम और कुछ कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, क्या क्या नहीं किया मैंने। सिगरेट पी रहे थे, चरस पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, शराब पी रहे थे, महिला के पीछे भाग रहे थे, पढ़ाई तो भूल ही जाइए। तो राजनीति के बारे में इतना सोचा नहीं। मतलब इंदिरा गांधी जी जब आपातकालीन समय में हमें मालूम पड़ा ये अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता क्या है, हर नागरिक का ये जो मौलिक अधिकार है, इसका माने क्या है, हमें मालूम नहीं था उससे पहले। उम्र तो कम था। मैं कलकत्ता, मेरा जन्म कलकत्ता में हुई थी, फिर हम 77 में कलकत्ता वापस चलेगा, 9 साल वहाँ पे पत्रकारिता किया। 86 साल से लगातार मैं राष्ट्र राजधानी 86 से जी राजधानी में काम कर रहे हैं जी। आप इंडियन एक्सप्रेस में रहे? लिखा 1-2 लेख मेरा आया इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस में कभी काम नहीं। अच्छा, लेख आप लिस्ट ले लीजिए, बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, टेलीग्राफ, इंडिया टुडे, पायनियर, CNBC टेलीविजन 18। उसके बाद मैं लोकसभा टेलीविजन के लिए भी काम किया, एक शिक्षा संस्था का पहला निर्देशक था, मैं स्थापन किया एक तरह से। उसके बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक। और आजकल मेरे को कोई नौकरी देने वाले नहीं, कोई नौकरी देंगे नहीं मेरे को, तो हम अपने आप को फ्रीलांस कहते हैं, स्वाधीन कहते हैं। मेरा 2 बॉस है वैसे, मेरा बीबी और मेरा बेटी। मैं बहुत डरता हूँ उन लोगों से। मैं मोदी जी और अमित शाह जी में डरता नहीं हूँ, मैं अंबानी अडानी से भी नहीं डरता हूँ। मेरा बेटी और आपने अभी डराते हैं हर रोज। अभी आपने ज्ञानेश कुमार जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 17 अगस्त। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो सवाल पूछा, 3 या 4 सवाल पूछा था आपने, 5 पूछा था। 1 मिनट में 5 सवाल पूछा, लेकिन उनमें से किसी का जवाब नहीं। 3 प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया, मगर घूम फिर के एक सवाल के जवाब उन्होंने एक और सवाल किया, जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट अबाउटरी, इस तरह से उन्होंने किया। 17 अगस्त इतवार के दिन नेशनल मीडिया सेंटर दिल्ली में, मेरे पास अभी भी एक PIB कार्ड है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार का, पता नहीं कितना दिन रहेगा, हर साल उसको नया बनाना पड़ता है। तो हम गए थे वहाँ पे, किसी ने उसे पिछले दिन शाम के समय किसी ने बोला कि हाँ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आज तक मोदी जी नहीं किया। सब जो भी PIB का कार्ड होल्डर है सब जा सकते हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं। तो आपका सीट के सामने एक ऐसे प्लाकार्ड रहता, आपको उठाना पड़ता है इसको, 156 ऐसा करके। तो मैंने 1-2 बार उठाया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले उन्होंने कहा था कि मैं 5 पत्रकारों का सवाल का जवाब एक साथ दूंगा। हाँ। तो मैंने नहीं सोचा कि मेरा मौका मिलेगा। तो जब मौका मिला, हड़बड़ी में 1 मिनट में 5 सवाल के,
मैंने बोला ज्ञानेश कुमार जी, बिहार में अभी बाढ़ चल रहे हैं, बारिश चल रहे, इतना हड़बड़ी में आप क्यों SIR कर रहे हैं, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण या मतदाता सूची का। दूसरी बात कहा कि आपने ये सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय का आदेश के बाद ये जो 65 लाख लोग जिसका नाम सूची से बाहर था, उसका नाम आपने सार्वजनिक किया, इससे पहले आपने क्यों नहीं किया। तीसरा प्रश्न, महाराष्ट्र में 40 लाख नया वोटर आ गया। ये क्या सच है कि भारतवर्ष के इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में मतदाता ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम। और आखिरी जो सवाल है कि 5 बजे के बाद इतने लोग वोट दिया, और ये सारे सवाल का जवाब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दे रहे, आप नहीं दे रहे हो। चुनाव निर्वाचन आयोग क्यों खामोश है। तो आपका अभी 1.5-2 मिनट में बोला, मगर उस समय हड़बड़ी में जल्दी आपने एक मिनट में मैं बोल दिया। एक सवाल का बात करो, पहला सवाल का, और एकदम तुरंत उन्होंने जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर के बाद उन्होंने जवाब दिया। तो जब 5 क्वेश्चन हो गया होगा तब दिया होगा। तो पहला सवाल तो ना बोले, देखिए 23 साल पहले भी ऐसा एक SIR हुई थी बिहार में, विशेष गहन पुनरीक्षण, और उस समय ये भी खत्म हुआ था जुलाई अगस्त में, जिस समय बारिश गिरता है, बाढ़ के समय। जो उन्होंने बताया नहीं था और हमें भी मालूम नहीं था उस समय कि ये जो SIR हुई थी 23 साल पहले 2002 में, ये पूरा देश में हुआ था। 8, 10, 12 महीना लगा, 1 साल का पूरा वक्त था, 1 महीना नहीं हुआ। दूसरी सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 56 घंटा के अंदर, 56 इंच छाती नहीं, 56 घंटा के बाद हम सारे मतदाता का सूची सार्वजनिक कर दिया। बाद में उन्होंने मशीन रीडेबल, मशीन सर्चेबल और बड़े बड़े बात किया उन्होंने, मगर ये जवाब नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने क्यों सार्वजनिक किया, उससे पहले आपने नहीं किया। आपका जनवरी में मतदाता सूची में जितने लोग थे, और आपका सितंबर में या अगस्त में आपका जितने लोग थे, 65 लाख लोगों का नाम नहीं था, और कौन है वो लोगों को मालूम नहीं था। ठीक है। तीसरी सवाल, महाराष्ट्र का बारे में जवाब नहीं मिला मेरे को। चौथा सवाल जो था, बोला हाँ देखिए ये 10 घंटा अगर चुनाव होता तो 10 घंटा में समझ लीजिए 100% वोट मिला, तो 10% हर घंटा में मिला। महाराष्ट्र में 10% से भी कम है। वो जो नहीं बताया कि इससे पहले जो 3 विधानसभा चुनाव हुई थी, किसी में 0.6, किसी में 1, वैसे बहुत कम फीसदी लोग 5 बजे के बाद मतदान किया। इस बार नवंबर 2024 में 7.8% लोग ज्यादा वोट दिया। और जो आखिरी मेरा सवाल था, ये सारे सवाल का जवाब मुख्यमंत्री क्यों दे रहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों दे रहे, चुनाव इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, निर्वाचन आयोग क्यों खामोश है। तो हमारे माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसी दिन बिहार में वोट अधिकार का यात्रा शुरू हो रही थी, कुछ जिसमें राहुल गांधी, आपका क्या कहते हैं, वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे थे, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, बाद में स्टालिन आया, बाद में अखिलेश यादव जी ने आया, बहुत सारे लोग आए थे। हाँ, आपकी एक लेटेस्ट बुक आई है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को लेकर के, जो अभी शायद आई है, तुरंत 1 महीना हुआ। तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा पर फोकस करते हुए बुक आपने क्यों लिखी? इसका कारण है कि पिछले 10-12 साल में सबसे ज्यादा विवाद सुप्रीम कोर्ट में जो आया, उस सारे विषय में एक जगह में हम देख रहे हैं अरुण कुमार मिश्रा जी का कुछ एक भूमिका है। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। एक है जो अद्भुत तरीका से जो जज ब्रिज लोया का मृत्यु हुई थी, जस्टिस लोया, ये एक, जिस तरह से गुजरात के जाने माने राजनेता हरेन पांड्या का मृत्यु हुई थी,
आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे उच्च न्यायालय का सबसे उच्च न्यायाधीश जो है, रंजन गोगोई के खिलाफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो आरोप लगा था, एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी के बारे में किस तरह से मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति के बारे में एक विवाद आए थे, संजीव भट्ट जो पुलिस ऑफिसर थे जो आजीवन कारागार में हैं आज, उनके खिलाफ, आप प्रशांत भूषण के खिलाफ बोला आपने कोर्ट अवमानना क्या सुप्रीम कोर्ट का, उसका ऊपर फाइन लगा ₹1 का। वहाँ ख़त्म नहीं होता, भूमि अधिग्रहण के ऊपर जस्टिस मिश्रा अपना जजमेंट एक दिया, फिर बाद में उन्हीं का जजमेंट उल्टा दिया। और भी ऐसे केसेस हैं, जैसे सिंगूर में बंगाल में टाटा कंपनी का छोटा गाड़ी बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जो विवाद हुई थी, किस तरह से केरला में कोची के आसपास एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का ख़त्म कर दिया, उन्होंने डिमोलिश कर दिया, गैर कानूनी बोला, ये गैर कानूनी है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विवाद है, अडानी को फ़ायदा मिला। और एक और है हमारे दूरसंचार विभाग, टेलीकम्युनिकेशंस में वो जजमेंट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिला रिलायंस जियो कंपनी का। ये सारे फैसले अरुण कुमार मिश्रा सब, वो खंडपीठ में एक जज था कभी अभी, एक मतलब उस कहीं ना कहीं वो रहे का था। और ये भी आप सोच लीजिए, जो नियम है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना था। हाँ। और ये इसके लिए भी नियम बदल दिया था, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो कमीशन है। और आज मिश्रा जी अपना बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया वहाँ पे है, वो है सलाहकार के रूप में। तो मैंने सोचा कि ये भाई साहब ने सारे केसेस को आपने इकट्ठा एक जगह करके, वो सैकड़ों केस, उनका लंबा करियर है, मगर ये हमने 15-16 केस को चुन के, जिनको लगा कि आप इन्फ्लुएंस इसमें रहा, इनका इन्फ्लुएंस ने, इसका विश्लेषण हमने किया कि ये फैक्ट्स था, इस तरह से तर्क, इसका एक राय था, एक दूसरा राय था, वकील ये कहा और भी वकील का, सब सार्वजनिक है। मैंने हमारे पाठक को बोला आप तैयार कीजिए, ये क्यों इतना विवादित है। तो ये किताब 1 महीना पहले आया है। आपका सारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ, ए कंट्रोवर्शियल जज एंड सम ऑफ हिज मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स। मैं सह लेखक हूँ, इसका प्रधान लेखक जो है आयस्कांत दास, और मैं सह लेखक हूँ और मैं प्रकाशक भी हूँ, मैं पब्लिशर भी हूँ। अच्छा। ये अभी आए हैं, ये अभी आपका जो दर्शक है वो अमेज़ॉन में मिल उपलब्ध है, वो ले सकते हैं। और अगर वो एक दस्तखत चाहते हैं मेरा, तब हमें ईमेल करना पड़ेगा paranjoy@gmail.com, paranjoy@gmail.com, और मैं सब कुछ उनको बता दूंगा, दस्तखत कर दूंगा। उनका पूरा पता चाहिए, पिन भी चाहिए, पोस्टल इंडेक्स नंबर, हाँ, ताकि वो भेजा जा सके, और हाँ मोबाइल नंबर भी चाहिए, तो हम उनको भेज देंगे जरूर। एक घटना आपके साथ हुई, पेगासस कांड आया जब देश में, इसकी बड़ी चर्चा हुई कि बहुत सारे नेताओं के फ़ोन में पेगासस था, राहुल गांधी का भी नाम उसमें आया, कुछ पत्रकारों का भी नाम आया, ममता बनर्जी का नाम था, रिश्तेदार कुछ बहुत सारे लोग थे, कुछ पत्रकारों का 50 पत्रकार का नाम आया, पत्रकारों का भी नाम था। तो उनमें से एक पत्रकार, आप सौभाग्यशाली हैं कि जिनके फ़ोन में पेगासस डाला गया। तो आपको कैसे लगा कि पेगासस आपके फ़ोन में है? जून 2021 में ये सब सार्वजनिक हुआ, जिस दिन दैनिक भास्कर अखबार के दफ्तर में आयकर विभाग और अलग अलग केंद्र सरकार का एजेंसी ने छापा लगाया। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2021 में एक टेलीफोन आया मेरे पास, एक चेन्नई से एक महिला पत्रकार है, बोला आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि मैं आज दिल्ली का बाहर जा रहा हूँ। नहीं मैं आऊँगा, आना ही है हमें। तो कितने बजे? मतलब सुबह 6 बजे आ जाओ, क्योंकि हमें कितना समय तुमको चाहिए? बोला 1-1.5 घंटा। तो बोला उसी समय आना पड़ेगा, और समय नहीं है हमारे पास।
तो ये महिला आया, उन्होंने बोला कि फ्रांस का एक गैर सरकारी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज, निषिद्ध कहानी, और एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो भी पूरा विश्व में मानवाधिकार के बारे में काम करती है एमनेस्टी, इन लोग एक साथ मिलके मेरा फोन के अंदर जो भी सूचना है इसको उन्होंने जांच, हैक नहीं, हमें अनुमति लेके उन्होंने अपना एक क्लाउड में डाला और इसका विश्लेषण किया। एक बार नहीं, 2 बार। उसके बाद उन्होंने बोला आपका फोन के अंदर कुछ मैलवेयर है। उस समय हम पूछ रहे थे, ये मार्च अप्रैल मई 2018, 3 साल पहले हमें इसमें मिल रहा है कि कुछ मैलवेयर किसी ने डाल दिया अंदर। और पेगासस ऐसा एक खतरनाक एक सॉफ्टवेयर है, मैलवेयर है, वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का न्यूक्लियर बॉम्ब है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपका फ़ोन के अंदर किसी ने घुस गया। आपका फ़ोन ऑफ हो सकता है, एयरप्लेन मोड भी हो सकता है, सारे बात, आपका सारा तस्वीर, सारे मैसेजेस सब पढ़ सकता है। ये ऐसा इजराइल के एक ग्रुप है, NSO ग्रुप, उन्होंने बनाया। ये बहुत लंबा कहानी है, इसके ऊपर हम 1 घंटा आपको लेक्चर दे सकते हैं। इस विषय के ऊपर हमने एक किताब भी पढ़ा। तो मैं अकेला नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता थे, अशोक लवासा जो निर्वाचन आयुक्त थे, उनका फ़ोन में भी वो उनका संदेह है क्या राजनेता राहुल गांधी के कुछ दफ्तर में लोग काम करते हैं, ममता बंदोपाध्याय का रिश्तेदार का नाम है, ऐसे बहुत सारे लोग थे। जो एक महिला डॉक्टर जो कोविड सरकार के खिलाफ वो कोविड का जांच कर रहे थे, वो उनका नाम है डॉक्टर गगनदीप कांग, ऐसे। और ये जस्टिस अरुण मिश्रा जिसके बारे में हम कह रहे थे, इनके फ़ोन के भी आप आश्चर्य हो जाएंगे। ये आपका सरकार के मंत्रियों की भी, अश्विनी वैष्णव जो आज रेल मंत्री है, सूचना प्रयुक्ति का मंत्री है, उनका फ़ोन, उनका बीवी का फ़ोन, भूतपूर्व राजस्थान का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका कोई एक अफसर का नाम, एक भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री, ऐसे लोग। तो जब जासूसी करते हैं ना, निगरानी करते हैं, सबका फ़ोन सुनना चाहते हैं। अब तो देखिए, ये जब हुए ना, हम लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस रमन्ना। उन्होंने एक समिति गठन किया, 6 मेंबर का एक तकनीकी कमेटी थी, एक और भूतपूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में हम IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में भी, वहाँ पे भी मेरा फ़ोन के ऊपर इन्होंने जांच किया। फिर वेरीफाई हुआ कि उसमें था मालवेयर। कहानी जस्टिस रमन्ना बोला, ये जो वो सेवानिवृत्त कर रहे थे, उसका 1 दिन पहले बोला इसके पर्सनल नाम है, इसको हटा के, मगर वो जो रिपोर्ट, मोटा रिपोर्ट कोर्ट में उन्होंने दिखाया, ये है, ये है, ये है। बोला ये आप सार्वजनिक कर सकते हैं, क्यों, इसमें क्या आपने सलाह दे रहा है, क्या करना चाहिए। तो फिर इसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2 साल 2.5 साल कुछ नहीं हुआ। फिर अब जो हमारे देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने किया, उस समय भारत सरकार के लिए वो जो तुषार मेहता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बोला कि ऐसा हो सकता है कि एक आतंकवादी का निजता का उल्लंघन हम कर सकता है। तो उस समय दूसरे साइड में कपिल सिब्बल, दिनेश द्विवेदी, अरविंद दातार, बहुत सारे लोग, बोला नहीं सर, आप आम नागरिक का टेलीफोन के ऊपर आप निगरानी कर रहे। कभी आपने ये कब हुआ? ये सब जो संचार साथीवादी के ऊपर जो विवाद हुआ ना, इससे पहले हो गया। कभी आपने एनालाइज किया कि आपके फोन में पेगासस क्यों आया? क्योंकि आप क्या सरकार के खिलाफ कोई जासूसी कर रहे थे? सर, मैं खोजी पत्रकार हूँ, वो जानकारी चाहते हैं। हाँ, हमने एक कहानी पूरा नहीं किया। तो जिस समय मार्च अप्रैल मई 2018 में मेरा फ़ोन में उन्होंने बोला, इस समय उस समय आप किसी खोजी खबर पे काम कर रहे थे क्या? धीरूभाई अंबानी का विदेश में उनका संपत्ति कहाँ से कहाँ गया, और हमारे आयकर विभाग सो रहा है, कुछ नहीं किया। तो मेरा ख्याल है वो जानकारी चाहिए, कौन हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि मैं
मुकेश अंबानी जी को, अनिल अंबानी जी को, उनका वकील को, उनका दफ्तर में सारे लोग को हमने लेटर लिखा होगा कि आप बोला इसका हमारे जवाब पास दीजिए। ये सूचना है। हमारे पास बैंक का खाता का नंबर भी था, पूरा हमने चार्ट बना कर ये एक टैक्स हेवन से यहाँ से वहाँ से यहाँ से पूरा फ्लो चार्ट हमने दिखाया। उसका तो उन्होंने ना नहीं कहा। तो मेरा लग रहा है वो चाह रहे थे ये कौन है, कौन हमें ये सारे सूचना इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि इसमें तो गलती नहीं था, एक नंबर का भी कुछ गलती नहीं था और सवाल का जवाब भी नहीं मिला। हमने 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन भूल गया, मैंने शायद 10-12 दिन हमने इंतज़ार करने के बाद ये प्रकाश किया। आपका दर्शक को मैं बोल रहा हूँ, ये लेख आप पढ़ लीजिए। ये न्यूज़ क्लिक में आए थे, मैं उस समय न्यूज़ क्लिक का एक कंसल्टेंट थे, सलाहकार थे। कार्विंग अप ए बिजनेस एम्पायर थ्रू टैक्स हेवंस द अंबानी वे। लंबा लेख है, आप पढ़िए। बिल्कुल क्या था बिल्कुल। तो मैं देखिए पेगासस, तो इसी मामले में हाँ पेगासस पे क्यों, ऐसा नहीं है कि मेरा बेटी का तस्वीर वो देखने चाहते हैं, ऐसा नहीं है मेरा बीवी हमसे झगड़ा करे, भाई ये तुम नहीं बता रहे हो क्या, तुम उड़द दाल चाहते हो या चने की दाल चाहते हो, मतलब कुछ भी बनाओ, नहीं तुमको बताना पड़ेगा। ये सब के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे थे जो उसके बारे में वो जानना चाह रहे थे। सूत्र कौन है, कौन वो आपको तो जान गए थे, लेकिन आपको तो जान गए थे क्योंकि आप सवाल पूछ चुके थे। उस समय मेरा एक फेसबुक के ऊपर भी एक किताब आया था, उस समय मैं काम कर रहा था उसमें, वो बाद में आया, फेसबुक के असली चेहरा, ये भी हिंदी में है, ये आपका दर्शक पढ़ सकते हैं। फेसबुक का असली चेहरा मतलब ये तो आपने नई चीज बताई। फेसबुक का असली चेहरा आज की तारीख में सोशल मीडिया पर सब कुछ टिका हुआ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, कंपनी को देखिए, मेटा मेटा की तारीख, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। एक और कंपनी देखिए अल्फाबेट, गूगल, यूट्यूब जो आपका कार्यक्रम यूट्यूब में होगा, तीसरी देखिए एंड्रॉयड, जो लोगों का मोबाइल फोन है ना, सेलुलर फोन, एंड्रॉयड वो गूगल का है। हाँ, एंड्रॉयड का गूगल का मालिक है। तो आज इसका कितना महत्व है आप सुन लीजिए ना। हमारे देश में 145 करोड़ हमारे देश के आबादी है, हमारे सिटीजन है। आप भारत सरकार का TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट में चले जाइए, आप आश्चर्य हो जाएंगे कि 120 करोड़ के आसपास मोबाइल सिम सब्सक्रिप्शन, सिम SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका माने मतलब क्या है, लखनऊ जैसे शहर नहीं है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर नहीं है, छोटे गांव में, छोटे शहर में लोग से ज्यादा सिम है। 145 करोड़ लोग, उनमें चाइल्ड भी बहुत सारे हैं, और 120 करोड़ सिम है। तो आज ये जो सोशल मीडिया और ये जो एक तरह से पूरा भारतीय समाज में फैल गया है। आपको मैं बोलूं या आपको बेटा को बोलूं, मैं कुछ बच्चा को बोलूं 24 घंटा अपना फोन मत देखो, लोग आश्चर्य हो जाएंगे। मैं बोला एक नशा हो गया तुम्हारे लिए, ये शराब से भी खतरनाक नशा है, ये तंबाकू, सिगरेट, गांजा, चरस से भी एक खतरनाक नशा है। तो हम पूछेंगे हम 24 घंटा हम ठीक है फोन नहीं देखे, हम क्या करेंगे? बोला भाई किताब पढ़ो ना, घूम के आओ कहीं, गाना सुनो, नाचो, फोन की तरह मत देखो। ये एक से भारतवर्ष में नहीं, विश्व में एक आज के युग, आज के सिर्फ युवाओं ने, वरिष्ठ नागरिक का ये जो नशा, बिना मोबाइल फोन में आप सुबह उठ के फोन देख रहे हैं। मेरा भी मेरा भी ये प्रॉब्लम है ना, जगने के साथ पहला काम फोन देखना, और नींद सोने के पहले आप देख लेंगे कौन मैसेज या कौन व्हाट्सएप भेजा मेरे को। नहीं तो फेसबुक पर बुक में आपने क्या फोकस किया कि ये एक नशा है? जो ये किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। मैं अलग बात, अभी 6 साल हो गया, या 6 साल नहीं 5 साल हो गया। ये 2019 का चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, किस तरह से ये फेसबुक जो सरकार में है उनके लिए हथियार बन गया। गलत खबर, गलत सूचना, नफरत वाला सूचना, घृणा वाला सूचना फैल रहा है। और फेसबुक तो समाज को सेवा करने के लिए नहीं आए ना, वो मुनाफा कमाने के लिए आए हैं। अगर आपका ये पॉडकास्ट वायरल हो जाता है, आप कुछ गलत, आप कुछ अश्लील कुछ कह देते हैं, आपका
पॉडकास्ट वायरल हो जाता था, इसका फायदा किसका? फेसबुक, हाँ, फेसबुक एंड यूट्यूब। ये समाज में आप घृणा फैला रहे हैं, आप सांप्रदायिक शक्ति को आप और शक्ति दे रहे हैं। ये तो फेसबुक पैसा कमाने के लिए आए हैं, गूगल तो पैसा ये सारे, जैसे बहुत सारे उदाहरण हमने दिया किस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का दुरुपयोग हुआ, किस तरह से एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। समझ लिए किसी ने बलात्कार किया। एक उदाहरण ऐसे जो मैं कह रहा हूँ, राजस्थान का राजसमंद जिला में एक मुसलमान प्रवासी मजदूर को जला के मारा था, और जो हत्या किया था, जो इसके पीछे थे, वो आज जेल के अंदर है, मगर उसका कोई रिश्तेदार ने सारे वीडियो एक सोशल मीडिया पर डाल व्हाट्सएप में डाल दिया। जब पुलिस वाला जाके व्हाट्सएप से पूछा, आप बताइए कौन ये किया? इसमें राजनीति नहीं है, दक्षिणपंथी वामपंथी कुछ नहीं है। बोला कौन किया? फेसबुक का, हमें हम आपको बता नहीं पाएंगे। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मगर ये भी आप भूलिए मत, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये अलग अलग कंपनी है। व्हाट्सएप ये कंपनी अमेरिका का कैलिफोर्निया में एक अदालत में इजराइल का जो पेगासस कंपनी है, NSO ग्रुप, इनके खिलाफ एक केस हुआ, एक मुकदमा हुआ और हार गया। इजराइल के जो कंपनी है NSO ग्रुप, उसको बोला कि आपने गलत काम किया, व्हाट्सएप का केस सख्त है। वहाँ का एक महिला जज ने बोला इनको आप पैसा दीजिए। ये अमाउंट काफ़ी भारी, एक बड़ा एक अमाउंट था, वो थोड़ा कम हो गया। ये मैं अभी हमें मालूम पड़ा। देखिए, ये पेगासस बड़ा खतरनाक चीज़ है। झारखंड का एक पत्रकार रुपेश, वो आज भी जेल के अंदर है। पेगासस में? जी हाँ, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। प्रबीर पुरकास्ता, न्यूज़ क्लिक का जो संपादक है, उनका उम्र 76 साल, अभी 77 होने वाले हैं। उसको 7.5 महीना जेल के अंदर जाना पड़ा। ये सब भारत सरकार, आपका क्या संचार साथी है ना आपके पास एक समय कहा था ना, आरोग्य सेतु, क्या काम हुआ? बोला कि आपका आसपास कोई अगर किसी के पास कोविड है तो मालूम पड़ा किसी को नहीं मालूम पड़ा। अब तो कोविड से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। बस कोविड का जिन लोगों ने, आज सारे नियम, सारे कानून भारत सरकार ने बदल दिया। क्यों? अभी जो लेटेस्ट है DPDP, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। आप पत्रकारिता भूल जाइए। आप किसी सोर्स का अनुमति लेके आप उनके खिलाफ लिखेंगे। समझ लीजिए आपको कुछ सूचना आ गया कि कई एक मंत्री भ्रष्ट है या उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, आप उनका अनुमति लेके लिखेंगे? ठीक है, आप उनका जो भी कहना है आप लीजिए। तो ये सारे जो कानून है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। मानहानि, देशद्रोही, प्रेस एंड पब्लिकेशंस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहते हैं कि कुछ आए। इसका एक कारण है, बोलूं मैं कारण? हाँ, मोदी जी, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतवर्ष का एकमात्र प्रधानमंत्री है जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार का सम्मेलन जहाँ पे कोई उनके कुछ भी सवाल कर सकते हैं। भारतवर्ष का एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था। मोदी जी, मैं नाम बोलूं? आपका कुछ नहीं होगा ना, आप बुरा नहीं? ठीक है, देखिए रजत शर्मा अखिल विद्यार्थी परिषद के है, उनका विचारधारा, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारधारा, मोदी जी का विचारधारा मिलन है। सुधीर चौधरी, आप जानते हैं ना उसको, कुछ हफ्तों उनको तिहाड़ जेल के अंदर जाना पड़ा। आपका पैसा, दूरदर्शन में आपका पैसा ना मेरा पैसा है, हम भी कर देते हैं, टैक्स पेयर का पैसा से चल रहा है। आपने अंजना ओम कश्यप का नाम जरूर सुना होगा, नाविका कुमार का नाम जरूर सुना होगा, अर्नब गोस्वामी का नाम सुना होगा, और हमारे पुराने मित्र है
RSS, राहुल शिव शंकर। सर आज यही पत्रकारिता हाल हो गया। तो मोदी जी चुन के कहेंगे कि आपके साथ में साक्षात्कार करूंगा, आप एक सवाल करेंगे, उस सवाल का जवाब मुझे पहले से ही मालूम है, आप दूसरा सवाल नहीं करेंगे। आप नोटबंदी के ऊपर एक ही सवाल कर सकते हैं, आप लॉकडाउन के ऊपर एक ही सवाल कर सकते हैं, और बीच में हमारे विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ने हमारे एक जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया। अरे कनाडा का नागरिक है मगर भारतवर्ष में आयकर देते हैं। अरे कितना महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया। उनका ड्राइवर बोला उनसे पूछने के लिए, मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? मोदी जी काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? तो जब ये माहौल हो जाता है ऊपर से नीच तक, तो आप क्यों आश्चर्य हो गया कि ये जो रवीश कुमार जो गोदी मीडिया के बात करते हैं, वो कुत्ता भौंकना तो भूल जाइए, काटना तो भूल जाइए, भौंक भी नहीं पाएगा। आपका गोदी में चुपचाप बैठ के पूंछ हिलाते हैं। 48 ईयर में आपने बहुत सारी स्टोरी लिखी होगी, बहुत सारी। अभी एक आने वाले हैं, हम पहले से बता देते हैं। न्यू दिल्ली पोस्ट करके एक नया पत्रिका है। हाँ। ये 2-3 बड़े कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिस मुकेश अंबानी जी एकदम चेयरमैन हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वो एक सरकारी संस्था है, एक और कंपनी है भारतीय ग्रुप का IGL, ये है इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड। किस तरह से हमारे देश में जो कपड़ा बनाते हैं, जो कमीज बनाते हैं, जो पॉलिएस्टर फाइबर बनाते हैं, ऐसे हजारों छोटा लघु उद्योग है और करोड़ों लोग को नौकरी देते हैं। 3 बड़ा संस्था और करोड़ों श्रमिक, हजारों छोटे लघु उद्योग, इन दोनों के बीच जो एक जबरदस्त लड़ाई चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो आपका दर्शक न्यू दिल्ली पोस्ट जरूर पढ़िए, कुछ दिनों में ये सारे स्टोरी आने वाली। जो सबसे बड़ी स्टोरी आपने लिखी हो, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई हो, चाहे किसी के खिलाफ हो, खिलाफ क्या होगी, एक फैक्ट इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, हमारे माननीय गौतम अडानी जी के ऊपर, जो भारतवर्ष का सबसे अमीर व्यक्ति में एक, सबसे अमीर व्यक्ति है और सबसे पावरफुल व्यक्ति और विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति में है। लोग कहते हैं मोदी जी का एक जुड़वा भाई की तरह है वो। ये तो मोदी जी का अडानी जी से कोई रिश्ता है जो आप जुड़वा भाई कह रहे हैं कि कोई दोस्त है? हाँ। 2014 का लोकसभा चुनाव में मोदी जी उनका हवाई जहाज में पूरा ट्रैवल करते थे, चुनाव प्रचार किया। मोदी जी कहाँ कहाँ नहीं गया, 10, 12, 15 देश में उनके साथ उनके डेलीगेशन में गौतम अडानी जी थे। ये तो सब सार्वजनिक है। सर आप पहले सुन लीजिए, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं, मेरे खिलाफ, और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी लोग हैं, 7 मानहानि का केस इस वक्त चल रहे हैं। 5 गुजरात में, 1 राजस्थान में, 1 दिल्ली में। ये सब अडानी जी ने किए हैं? उनका वकील, वही अडानी जी का वकील ही करेगा। 2021 साल में 2 जो महामारी, जो कोविड का 2 लहर था, उसके बीच में जनवरी 2021 में मेरे खिलाफ एक मजिस्ट्रेट साहब मुंद्रा गुजरात में मेरे खिलाफ एक बिना जमानत का एक नोटिस आया कि आप आरोपी है, आप अदालत में नहीं आ रहे, तो इसीलिए हम एक समन्स इशू कर रहे हैं बिना जमानत के। ये मेरे ख्याल में एकदम गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट पूरा लिखित रूप में दिया, अगर कोई आरोपी अदालत में हाजिर नहीं होते हैं, NBW जारी कर दीजिए। पहले नहीं, पहले जमानत के साथ। हाँ, जमानत के साथ ही वही। अगर हम फिर दोबारा नहीं आते, उसके बाद अब NBW, नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, तो ठीक है, मेरे खिलाफ ऐसा किया। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने बोला इसको स्थायी करो। मैंने अडानी जी को मिला, 1 बार नहीं 2 बार। अच्छा। हाँ, टेलीफोन में भी बात किया। क्या हमारी बातचीत हुआ ये हम नहीं बताएंगे आपको, ये सार्वजनिक मंच है। मेरा वकील बोला एकदम मुंह बंद है। मतलब ये कहना है पहला बार
1 मई, पहला मे डे 2017 मैंने मुंबई में अडानी जी से मिला। दूसरी बार अडानी जी ने बुलाया था कि आपने कौन? ये थोड़ा लंबा कहानी है। आपका जो सुब्रतो रॉय के ऊपर हम किताब का इंतजार कर रहे हैं, आप अडानी जी के ऊपर मेरा किताब के लिए आप इंतजार कीजिए। अरे इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। मगर पहला बार हमने लगभग 1 घंटा समय बिताया। दूसरी बार लगभग 2 घंटा समय बिताया मैंने। अडानी जी थे, उनका वकील साहब थे, मेरे वकील थे, मैं था, मेरा बीवी भी थे उस दिन। तो हाँ, ये और किसी दिन आपको, आपका दर्शक को ये रोचक एक कहानी है, हम सुनाएंगे। मगर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मुंबई के एक जाने माने साप्ताहिक है, उसका संपादक में था अप्रैल 2016 से जुलाई 2017, लगभग 15 महीना। तो ये सब लेख आया था। वो लेख आपका दर्शक, सॉरी, आपका जो, हाँ, दर्शक भी है, आपका श्रोता है, आपका पाठक भी है, तीनों पढ़ सकते हैं। वायर में आए हैं। किस तरह से मोदी सरकार ने अडानी घराना को फायदा पहुंचाया। 503 करोड़ उनके लिए क्या है? मूंगफली का पैसा है ना? अरे नहीं, 500 करोड़ भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए भी कुछ होता है। क्या लेख था? मैंने बोला कि जिस तरह से भारत सरकार, अलग अलग सरकार, नियम बदला, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे जो विद्युत उत्पादन का कारखाना बनता है, क्या क्या नियम इनके लिए बदल गया था। और आखिरी बार जो बदला वो मोदी जी का समय हो, मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे। कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होता है। तो उसका 2 हिस्सा था लेख का। दूसरी हिस्सा था कि भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य डिपार्टमेंट, अलग अलग एक तरह से उन्होंने जो कर दिया था, कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क जो दिया था, उसका रिफंड के लिए इन्होंने अप्लाई किया। जैसे आप समझ लीजिए, आप आयकर देते हैं, आप 100 रुपया आयकर दे दिया, मगर आपका जो आयकर बना वो 75 बना, तो 25 रिफंड होगा। पहले आप 100 रुपया दीजिए, उसके बाद आप आयकर विभाग को बोलिए कि हमने ज़्यादा कर आपको दे दिया, हमें 25 रुपया वापस कर दिया। ये कहानी बहुत आश्चर्य है। भारत सरकार जो अलग अलग एजेंसी है, वो नहीं पूछा कि आपने सचमुच कर दिया कि नहीं, मगर उसका रिफंड का एप्लीकेशन ले लिया था। ये बड़ा विवाद हो गया था, पार्लियामेंट में बातचीत हुआ और हमें नौकरी छोड़ना पड़ा। ये भी एक लंबा कहानी है। जब बड़े बड़े वहाँ के ट्रस्टीज हैं ना, हाँ, अरे बाप रे बाप, प्रगतिशील है, वामपंथी है, मगर उनका रिर है ही नहीं, या बहुत ही मुलायम है उनका। मोदी जी को आए 11 साल हुआ, 11.5 साल प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मार्च 2024 जी। उससे पहले 12 साल मुख्यमंत्री थे। हाँ, 12 साल मुख्यमंत्री थे। ये डॉलर की बात करेंगे आप? नहीं, मैं अभी डॉलर की बात है। संघर्ष के दोनों के बीच है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ बोलिए, सॉरी, आपको 11.5 साल में आपने जो मोदी जी को देखा मैंने बहुत दूर से ही देखा। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं। हाँ, हुई नहीं। वो टेलीविजन का पर्दा में देखा। इससे पहले आपने 10 साल मनमोहन सिंह जी को भी देखा। हाँ, देखा मैंने। अगर मैं इन दोनों को कंपैरेटिव देखूं, अरे ये पूरा 2 घंटा का लंबा विषय हो जाएगा। तो अरे क्या बात कर रहे हैं मोदी जी। मैंने अभी नहीं है हमारे साथ, मनमोहन जी के साथ हमारा एक बार नहीं, हमने 4 बार हमने इंटरव्यू किया था मनमोहन सिंह का। जी, संडे मैगजीन। कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, मैं उनके साथ सहमत नहीं था। बहुत सारे उस समय जब उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का नीति शुरू किया था। ये तो पुरानी बात, आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। 91 के बाद जी, 91 के बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया टुडे छोड़ के पायनियर ज्वाइन करने के पहले संडे मैगजीन, वीर सागवी वहाँ का संपादक थे। वो लंबा चौड़ा इंटरव्यू था। वो अभी आपका ऑनलाइन नहीं मिलेगा, मगर जयराम रमेश ने उसको पूरा रिप्रोड्यूस किया था उन मनमोहन सिंह। तो उस समय मैं तर्क किया मनमोहन सिंह जी के साथ, आप क्यों कर रहे हैं, इसका
क्या फायदा होगा, गरीब का क्या फायदा होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, मगर एक चीज मेरे को कहना पड़ा, उन्होंने कभी कुछ सवाल का भी जवाब ऐसा हमें एक बार भी नहीं बोला कि ये सवाल मत करो। मनमोहन सिंह जी ऐसा कभी नहीं बोले? नहीं, हर सवाल का जवाब दिया। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको याद है दूसरे जो यूपीए सरकार था, बहुत सारे घोटाला था, लोग भूल गए आजकल। सिर्फ 2G और CWG नहीं था, उसमें जीजा जी भी था, मगर वो जीजा जी का कहानी लोग भूल गए, कोई बात नहीं। 2G घोटाला में पिटिशनर में एक मैं हूं, मेरा नाम आपको मिलेगा। फरवरी 2014 में तो मोदी जी आए हैं। 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट 200 से ज्यादा लाइसेंस खारिज कर दिया 2G के केस, मैं उसमें एक पिटिशनर था। और सुनिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी लोग हमें बहुत पसंद करते थे जब आपने 2G पे केस किया। वारे वाह, आपने क्या किया, कैसा खोजी पत्रकार है, शानदार काम करे ये। उसके बाद तो मैं कांग्रेस ही बन गया 2014 के बाद, जैसे बीजेपी आई। अरे भाई, मेरा काम है जो भी सत्य में है, हमको सख्त सवाल करना मेरा काम है। तो हमने जो सख्त सवाल किया, मनमोहन सिंह जी का सरकार, CPM का सरकार, वही हम बीजेपी के सरकार को और मोदी जी को मैंने सख्त सवाल किया। फर्क क्या है? सहनशीलता तो भूल ही जाइए, जो भी सत्य में है वो सहनशील नहीं रहते हैं। इन लोग के मन के अंदर बदला लेने का मनसा है, तो यही फर्क है। आप मेरे साथ नहीं है, आप मेरे खिलाफ है। आप मेरा साथ नहीं है, आप टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। आप खान मार्केट गैंग का नहीं है। आप मोदी जी के साथ नहीं है, आप देशद्रोही है, आप राष्ट्रद्रोही है। यही फर्क हो गया माहौल में। बीजेपी के किसी बड़े नेता का मोदी जी का तो इंटरव्यू ले ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी ने इंटरव्यू दिया ही नहीं आपको। नहीं, उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दिया। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी को दिया, रजत शर्मा जी को दिया, हमारे दोस्त सुधीर चौधरी को दिया, राहुल शिवशंकर RSS, नाविका कुमार, सबका नाम आपको बता दिया। 2-4 नाम भूल गया मैंने, वो बुरा नहीं मानेंगे ना, वो नहीं, कोई बुरा मानेंगे। सुमित अवस्थी, वो शायद भूल गए। हाँ। उनका नाम। तो आपको तो मोदी जी ने इंटरव्यू दिया नहीं दिया। तो बीजेपी के लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता का इंटरव्यू आपने लिया? और एक नहीं, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया। उस समय देश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। उसका उम्र हो गया 94 साल हो गया। उसको मैंने सारे सवाल किया, सारे सवाल का जवाब उन्होंने दिया। मैंने बोला कि बाबरी मस्जिद नवंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर दिया, दंगा मुंबई में क्यों हुआ, दंगा गुजरात में क्यों हुआ, उन्होंने जवाब भी दिया। तो यही फर्क हो गया। मैं वाजपेयी जी के साथ जब बात किया, उन्होंने जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया। आप ये कह सकते हैं आपका जवाब में मैं संतुष्ट नहीं हूं। यही तो फर्क है, यही फर्क है तब और अब की बीजेपी। चूंकि आपने अटल जी का भी इंटरव्यू किया और आडवाणी जी का भी इंटरव्यू किया, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया। एकदम वास्तव में देखिए, वो गठबंधन सरकार थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहला बार 13 दिन के बाद, उसके बाद 13 महीने के बाद, उसके बाद लगभग 5 साल से 6 महीना पहले, और वो भी 6 महीना वो खुद आगे ले करके साइनिंग इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भूलिए मत। एक वोट के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लोकसभा में आया, अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट में हार गया और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। फर्क तो है। दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, उनका विचारधारा में, उनका चिंताधारा एक है, मगर वाजपेयी जी और मोदी जी के साथ तुलना करना, ये भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ
कि मोदी जी आज नेहरू जी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बात किया, इंदिरा जी के खिलाफ इतना बात नहीं हाँ, नेहरू जी के खिलाफ क्यों करते रहते हैं मोदी जी? हाँ, ये एक और दिन, एक दिन और ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। क्यों मोदी जी नहीं कहते हैं कि जब हमारे पहला जब आम चुनाव हुई थी 91-92 साल में, उससे पहले जो भारत सरकार का कैबिनेट था उसमें एक मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। मोदी जी नहीं कहते हैं जी गांधी जी का हत्या के बाद, नाथूराम गोडसे उन्होंने हत्या किया, उसके बाद गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आरएसएस के ऊपर निषिद्ध कर दिया, बैन कर दिया। ये हमारे देश का इतिहास है, सब लोग को मालूम है। आप जितना भी कोशिश कीजिए, आप दोबारा आप इतिहास को लिखने का कोशिश कीजिए, बट वो लिखा नहीं जा सकता है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। गोलवालकर जी, जो आरएसएस के लोग उनको प्रचारक, उनको गुरुजी कहते हैं, गुरु गोलवालकर जी, उनका जो एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें लिखा है ब्रिटिश से ज़्यादा हिंदू भारतवर्ष के हिंदुओं के लिए खतरनाक है मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। वो किताब आजकल आपको आसान से नहीं मिलेगा। उसका दूसरी, तीसरी, चौथा संस्करण जब आए ना, ये सब लाइन उसमें नहीं है। और एक तरह से आरएसएस का जो विचारधारा है, 100 साल हो गया इस संस्था का। इस संस्था का कोई पंजीकरण नहीं हुआ, सैकड़ों इसके शाखा अलग अलग संस्था है। ये रवीश कुमार का नाम आपने लिया जी। रवीश कुमार ने एक नया शब्द दिया मीडिया को, गोदी मीडिया। एक और शब्द उन्होंने किया, शिक्षा। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में स्वागत आपका है। और RWA अंकल, ये भी बोला। हाँ, ये रवीश ने उसको पहला बार ये सारे शब्द को एक साथ किया। तो ये क्या शब्द सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, मैं समझता हूँ भारतवर्ष के इतिहास में इतना बड़ा हिस्सा हमारा जो लोक माध्यम है, सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं। उनका काम है सरकार से सवाल करना, सरकार से सख्त सवाल करना। आप विरोधी दल से सवाल करते हैं, विरोधी दल का नेता से सख्त पत्रकार का तो मूल काम यही है। आप अगर लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आप सचमुच अगर अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, जो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो आप कहते हैं चौथा खंभ, 4th स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, तो अगर आपका काम आपने भूल गया, आपका काम क्या है? जो भी सत्ते में है उनसे सवाल कीजिए ना, उनके सामने समाज का आईना दिखा दीजिए। और मैं समझता हूँ जो भी सत्ते में है, ये इनके लिए एक लोकतंत्र में इनका फायदा होता है। अगर कुछ भ्रष्ट काम हो रहे, आपने कुछ कार्यक्रम किया जो ठीक तरह से लागू नहीं हो रहे, आपका अफसर आपको नहीं बताएंगे, पत्रकार ही बताता है। तो जो पत्रकार से अच्छा कोई मित्र सरकार का हो ही नहीं सकता। जिस तरह से आपने शुरू किया ना हमारे साथ, आपने बातचीत इंदिरा गांधी वास्तव से जमीन में क्या हो रहा है इसमें से दूर हट गया था। जब उन्होंने चुनाव बुलाया मार्च 1977 में, बहुत लोग आश्चर्य हो गए थे, क्यों चुनाव बुलाया? जो हार गया उन्होंने। फिर बाद में जनवरी, फिर जीती 1980 में। तो अगर आप पत्रकार को स्वाधीनता नहीं देंगे, तो एक तरह जो आप सत्ते में हैं, आप सरकार चला रहे, आपके लिए अच्छा नहीं। आप 1-2 उदाहरण है आपको, ये राज्य में इस पत्रकार का नाम आप बोलिए, जो वीडियो लिया था कि बच्चों सूखा रोटी और नमक खा। मिर्जापुर का एक पत्रकार था, क्या हुआ उसका? आप बताइए। मैं शहर में बैठा हूँ, आप शहर में हैं, हम आराम से काम कर रहे हैं, एयर कंडीशन कमरे में हम काम करते हैं। जो हमारे देश के जो खोजी पत्रकार है, जो अपराधी के खिलाफ कुछ करते हैं, छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार का मृत्यु हो गया। पिछले आप 10-12 साल में देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था RSF, रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इन्होंने कर रहे हैं, पत्रकार का मृत्यु हो गया आश्चर्य तरह से। तो ये माहौल जो स्वाधीन पत्रकारिता के लिए बदल गया है। और जो जैसे बड़े बड़े अखबार है,
एक तो सरकारी विज्ञापन के ऊपर इनका निर्भरता बढ़ गया। इससे पहले टेलीविजन का भी भर गया। हाँ, निजी कंपनी, कमर्शियल कंपनी का भी विज्ञापन के ऊपर। और अगर कोई पत्रकार आके बोला कि हमारा ये एक लेख आया, ये हमें हमारा पास अच्छी सूचना मिला, क्या जवाब मिलेगा? संपादक साहब कहेंगे अरे भाई ये तो विज्ञापन देता है, अरे भाई तुम्हारा अगला महीना तनख्वाह कहाँ से आएगा? विज्ञापन देता है। आपका बच्चे का स्कूल के फीस आप दे पाएंगे? आपका रसोई का आग बंद हो जाएगा? इस तरह से युक्ति दिखाते हैं लोग। मगर जो पत्रकार है और जो मुख्य धारा में जो पत्रकारिता है आज अत्यंत कमजोर हो गए। और जो आप जैसे देवकीनंदन मिश्रा, TNM पॉडकास्ट, रवीश जैसे, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आकाश बैनर्जी, ध्रुव राठी, न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ मिनट, वायर, कारवां, न्यूज़ क्लिक, मतलब सबका मुंह बंद करने का आप कोशिश में है। जो 7वां केस मेरे खिलाफ है मानहानि का, अडानी जी ने, जज साहब हमारा बात नहीं सुना, शनिवार के दिन बोला आपका मुंह बंद करो, आपका गैग ऑर्डर हो गया। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ हम एक साथ लेख लिखा है, रवि नायर, आयस्कान दास, जिसके साथ जज के ऊपर हमने किताब लिखा, आबिर दासगुप्ता, आयुष जोशी, ऑस्ट्रेलिया का संस्था, सिंगापुर का संस्था, और सब लोग आश्चर्य हो गए थे। उसके पीछे एक लिखा था जॉन डो ऑर्डर। जॉन डो का भारतवर्ष में बोलता है अशोक कुमार ऑर्डर। समझ लीजिए आपने किसी का ट्रेडमार्क, किसी का बौद्धिक संपत्ति का जो अधिकार है आपने उल्लंघन किया, तो बोला आप अकेला नहीं और भी ऐसे लोग किया। तो जब आप जो केस कर रहे हैं, बोला कोई भी ऐसा किया। और क्या हुआ, हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय कुछ दिनों के बाद बहुत सारे लोग जो अडानी के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा, उसके ऊपर 200 से 250 के आसपास बोला ये यूट्यूब वीडियो, ये इंस्टाग्राम रील, ये हटाओ। इसमें रवीश कुमार थे, अपना अभिसार शर्मा, अपना दीपक शर्मा, आपका वो अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, इन सब लोग, और संस्था में वायर, कैरावैन, बहुत अजीब अजीब सी उन्होंने किया। यही एक ही कोर्ट में, रोहिणी, दिल्ली का उत्तर पूर्व कोर्ट में, एक और जज बोला ये मानहानि का केस है, या क्या जरूरी है आप सबका मुंह बंद करो, आप इनका बात सुनिए ना। तो एक जज से एक और जज के पास गया, एक और जज के पास गया, एक और जज के पास गया, केस चल रहे हैं। मैं लास्ट सवाल आपसे ये लूँगा कि इमरजेंसी को भी आपने देखा, हालांकि उस समय आप पूरी तरह पत्रकारिता में नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी को आपने देखा। और आज जिस तरीके से मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, मीडिया को दबाने की कोशिश हो रही है, उस इमरजेंसी से और आज की हालात में क्या डिफरेंस है? बहुत बहुत फर्क है। आप एक है ये जो आपातकालीन स्थिति में पिछले 11 साल से ये अघोषित है, अब वो घोषित था, ये एक फर्क। दूसरी फर्क, एक 21 महीना 19 महीना रहा, ये सारे 11 साल हो गया। और भी फर्क है बहुत सारे। आप एक बकरा का काटने का भी अलग अलग तरीका होता है ना, एक झटका है, एक कोई हलाल है। ये जो हमारे पास जो अघोषित आपातकालीन के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, आप लोकतंत्र को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत डेथ बाय 1000 कट्स, एक बार आप झटका से आप बकरा का सिर नहीं उतर रहे, आहिस्ता 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 इसको खत्म कर रहे हैं। यही फर्क है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आपकी जो पत्रकारिता है, जितना जो मैंने बातचीत की, जितना मैं समझ पाया, उसमें लगा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मुझे लगता है कि बहुत अच्छा। मैं आपको रोक रहा हूँ, ये बड़े बड़े बात है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता माने मतलब क्या है? पत्रकारिता तो पत्रकारिता है के कार्य। हाँ, पत्रकारिता कोई आपके पास में एक दस्तावेज दे देता है, हाँ। एक कोई डॉक्यूमेंट दे देता है।
ऐसे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट हम कुछ लिखते भी नहीं है। वो तो फर्जी भी हो सकता है, फर्जी भी हो सकता है। आपके ऊपर आपका जिम्मेदारी है कि आप ये उसे सच है कि नहीं। पता करिए। तो ये खोजी पत्रकारिता का ऊपर एक लोग कहते हैं अरे ये बड़ा ग्लैमरस काम है। आप एक इसका एक वो फिल्म में हम देखते हैं ना, खोजी पत्रकारिता एक समाज सेवा बन गया, सामाजिक खुलासा। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता बन। लोग कहते तुम तो पत्रकारिता नहीं करते हो, तुम सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। अरे बाबा, हमारा ड्यूटी है, इट इज आवर आइडेंटिटी है। आप मर्द है, आप का बच्चा है, का पिता है, आप भारतवर्ष का नागरिक है, आप विश्व का एक नागरिक है, आप उत्तर प्रदेश का नागरिक है, आपका भी अलग अलग परिचय होता है। तो एक पत्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, DNM पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।